हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज टिंडन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके 10th साइंस। यहाँ तक वीडियो आप देख के आए हैं डे 1, डे 2 और डे 3 का बाबू। आज है चौथा दिन, डे 4। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग चौथा दिन में, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पहले पिछले जो क्लास के जो भी टॉपिक थे उससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू को देखते थे, तो आज भी उसी तरीके से पहले एमसीक्यू को देखेंगे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू बाबू, शब्द समीकरण यानी कि वर्ड इक्वेशन। एक मिनट, हाँ, क्या है शब्द समीकरण यानी कि वर्ड इक्वेशन क्या है, यानी कि इसको बताना है कि आखिरकार जो शब्द समीकरण है उसका अर्थ क्या होता है, उसको आप बताइए बाबू। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला है प्रतीकों में लिखना समीकरण, या संख्याओं में लिखना समीकरण, या तीसरा है शब्दों में लिखना रासायनिक समीकरण, या बाबू चौथा है संतुलित समीकरण। क्या आपको यह टॉपिक याद है बाबू? अगर यह टॉपिक याद होगा तो आपको आंसर भी मिल गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है, उसमें हम बताए थे कि शब्द समीकरण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि शब्दों में लिखना। रासायनिक समीकरण जो होता है क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है, वर्ड इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो आगे जो है देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए क्या दर्शाया जाता है? टॉपिक आप पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या था, उस में पढ़े हैं टॉपिक में, अपने आप आपको याद होगा तो आप ऑप्शन सही करेक्ट करिएगा। केवल उत्पाद था या केवल अभिकारक को हम लोग लिख देंगे तो समीकरण जो होगा अधिक जानकारी पूर्ण बन जाएगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, क्या क्या है? भौतिक अवस्था है, ऊष्मा है और परिस्थितियां। यानी कि अगर ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं अगर रासायनिक समीकरण में, तो ये जो होते हैं अधिक जानकारी पूर्ण जो होगा रासायनिक समीकरण बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। केवल तापमान तो ना, ये सब नहीं, बल्कि कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, जिसमें है भौतिक अवस्था है, ऊष्मा है और क्या लिखा हुआ है? परिस्थितियां। तो ये जो है दो अभी तक एमसीक्यू थे। ठीक है, तो आपका क्या दोनों एमसीक्यू सही हुआ है? अच्छा, अगर सही हुआ है तो बहुत बेहतर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, Zn, जिसको क्या बोलते हैं? जिंक। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक H2SO4, और यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है बाबू? हाइड्रोजन, यानी कि H2। इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि H2 क्या है। हम जानबूझकर जो है हाइड्रोजन क्या होता है सो हम नहीं बताए हैं। तो आप बताइए बाबू कि इसमें जो है H2 क्या है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा गैस है और चौथा है जलीय विलयन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसमें बताए थे कि जिंक जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है बाबू। तो ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर गैस हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? आखिरकार संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाए थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है जिसमें केवल उत्पाद हो, या जिसमें केवल अभिकारक हो, या जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, या
डी नंबर है जिसमें गैस हो। तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि दोनों ओर यानी कि लेफ्ट और राइट साइड यानी अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या जब समान होती है दोनों तरफ, तब जाकर हम इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या आप लोगों का आंसर सही था? तो कमेंट करते चलना है बाबू, अगर सही होगा जितना, मतलब कि आप ये काम करिए कि रेगुलर डे 1 डे 2 जितना भी एमसीक्यू सही होता है उसको आपको कमेंट के रूप में जो होता है बता देना है। ठीक है, कमेंट करके कितना एमसीक्यू सर सही हुआ है, कुल एमसीक्यू में से इतना सही हुआ है इसको बताना है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर है 5, क्या है? संतुलित समीकरण में किसका संरक्षण होता है? यानी कि जब संतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो आखिरकार जो होता है किसका जो है संरक्षण होता है? तो आपको हमने संरक्षण का नियम पढ़ाए थे, तो कौन सा संरक्षण का नियम बाबू, सो याद करिए। तो आपको पढ़ाए थे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो उसमें बताया गया था कि परमाणुओं की संख्या जो होती है जो अभिकारक में जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों में परमाणु होते हैं, वो अभिकारक की ओर जो जितने परमाणु होंगे उतने ही कितना किस में होना चाहिए, उत्पाद की ओर भी। ठीक है, तब जाकर वह जो होगा संतुलित हो पाएगा। और यह किस पर बेस्ड था? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। तो यहाँ पर होगा द्रव्यमान। अब है क्वेश्चन एमसीक्यू जो है 6ठा है, रासायनिक अभिक्रिया में तीर क्या दर्शाता है? याद है आपको तीर क्या दर्शाता है? तो अभिकारक को दर्शाता है या उत्पाद को, या सी नंबर है ऑप्शन अभिक्रिया की दिशा यानी अभिकारक से उत्पाद की ओर, या तापमान को। तो याद है, तो अगर याद होगा बाबू तो ऑप्शन नंबर सी है कि अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है, यानी उत्पन्न होना इसको पढ़ा जाता है, ये सब हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको। ठीक है, सभी टॉपिक में अच्छे तरीके से समझा के बताए थे। तो अभिकारक से उत्पाद की ओर। ठीक है, तो ये आज के लिए जो है से बस इतना ही एमसीक्यू है बाबू। अब आगे के टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, क्या आप लोग अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर किसी तरीके की बदलाव चाहते हैं कि आपको अगले वीडियो में किस प्रकार से एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड जो भी यानी वीडियो रिलेटेड कोई भी बात हो या सिलेबस से रिलेटेड आपको कुछ बताना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम जरूर होगा कि अगले वीडियो से हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे बाबू। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है तो मेरे वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के जो है क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आज का बाबू क्लास है समीकरण में ऊष्मा का संकेत देना। तो आपको बताए थे रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसको अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए वो टॉपिक पढ़े थे आप। तो उसमें बताए थे पहले में कि अभिकारक और उत्पाद में जो होता है हम लोग भौतिक अवस्था को जो है सो दर्शाना। ठीक है, दूसरा है अभी क्या है पढ़ रहे हैं समीकरण में जो होता है ऊष्मा का संकेत के द्वारा जो भी अधिक जानकारी पूर्ण बनाया जा सकता है समीकरण के, तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा था कि परिस्थितियों के हिसाब से जो होगा उसको मतलब परिस्थिति भी देना। तो ये तीनों जो थे मतलब कि मेन पॉइंट जो किसी भी रासायनिक समीकरण को जो होता है अधिक वो जानकारी पूर्ण बनाता है, उसमें से अभी हम लोग दूसरा देख रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि तापमान को जो होता है ऐड करके दर्शाना, ताकि समीकरण जो है अधिक जानकारी पूर्ण हो सके। ठीक है बाबू, तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं बस 1 मिनट में। ठीक है बाबू, तो अब शुरू होता है आज का क्लास। देखिए यहाँ पर समीकरण में ऊष्मा के रूप में, तो ऊष्मा आपको पता है बाबू कि ऊष्मा जो होता है अवशोषित होता है या ऊष्मा जो होगा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दो तरीके से होता है, तो इसलिए हम लोग जो है ए और बी करके पढ़ेंगे। तो अभी जो है सबसे पहले देख रहे हैं कि ऊष्मा निकलती है यानी कि उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा जो होता है अवशोषित होते हैं उसको ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो उसको आगे की टॉपिक में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देख रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं कि कौन से ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलते हैं। ऐसे तो आपको पिछले टॉपिक जो कुछ जब अगर आप डे 1 डे 2 इस डे 3 का वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उसके एग्जाम्पल। लेकिन फिर से अगर जो नहीं देखे हुए हैं वो अभी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, अटेंशन। तो यहाँ पर है उदाहरण बाबू कि वायु में कार्बन का दहन, यानी कि जब वायु की उपस्थिति में कार्बन का जो दहन होता है, जलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हीट ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या, अगर ऊर्जा प्राप्त होगी तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जब कार्बन वायु में जलता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए कार्बन जो है यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये है ठोस है। क्या है बाबू, ठोस है। ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर गैसीय रूप में है। और यहाँ पर जब जानते हैं कि कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया बाबू टॉपिक, ठीक है। फिर से एक बार क्या समझा दे, तो आप याद रखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें जो होते हैं ऊष्मा उत्पन्न होते हैं उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो समझिए, कार्बन जो होते हैं नेचुरली जो प्रेजेंट होता है प्रकृति में, तो वो सॉलिड अवस्था में होते हैं। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। अगर उसको जलाइएगा तो जलने के बाद जो काला काला धुआं जैसा निकलता है वो क्या है, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो गैस के रूप में गैस है, वो तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि हीट भी होती है, गर्मी भी महसूस होती है जब जलाते हैं आप। जैसे कोयला को ही जलाते हैं तो कोयला में हीट है कि नहीं है बाबू, गर्मी उत्पन्न करता है कि नहीं करता है, क्योंकि कार्बन कोयला के अंदर में अधिकतर मात्रा में कार्बन होते हैं। जितना अधिक कार्बन की संख्या होगी उतना बेटर जो होगा कोयला होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने कार्बन को जो है सो कार्बन जो होता है नेचुरली प्रेजेंट होता है सॉलिड के रूप में, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कभी कभी समझने में दिक्कत होता होगा कि आखिरकार सर एस यानी सॉलिड गैस ये सब चलिए आप कैसे लगा लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे लगा लेते हैं। देखिए बाबू, ये जो होते हैं नेचुरली जिस रूप में प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं, और वैसा ही हम लोग जो होते हैं वो वहां पर भौतिक अवस्था को सूचित करते हैं, समझे। अब आपको या नहीं पता है कोई चीज जो पहली बार सुन रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे आपको हमने बता दिया, जैसे आप देखे होंगे कि कोयला ठोस रूप में होए, ठीक है, उसमें कार्बन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो वहां पर जो हो जाएगा कि ठोस रूप में होता है तो उसको ध्यान में है आपको। लेकिन अदर एग्जाम्पल जो इसमें देख रहे होंगे उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है, तभी जाकर होगा। लेबोरेटरी में ये सब चीजें देखने को मिलती है, अधिकतर चीजें जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन जब लेबोरेटरी में देखिएगा तब से। लेकिन अभी तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है बाबू, या सूचित भी करना है, तो उसको आपको क्या करना है कि एक बार जानकारी पूर्ण हो जाइए कि ये चीजें एक्वस में है, यानी कि जलीय विलयन में है, या गैस में है, या ठोस में होता है। तो इस चीज को जो होता है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो इसी से आपको जानकारी मिलती चली जाएगी, और आपको जो है सो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होते होते तक आप जो है सो इसके जो है सो ज्ञान आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आप भी समझने लगेगा कि हाँ ये एक्वस होगा, ये जलीय होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे के वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये ठोस रूप में है कार्बन, ऑक्सीजन जो है गैसीय रूप में है, जिससे कि गैस रूप में हमको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसके को जब जलाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समीकरण के उत्पाद पक्ष में प्लस हीट या प्लस एनर्जी या केवल जो होते हैं एनर्जी लिखकर दर्शाया जा सकता है, जो कि पहले वाले वीडियो में भी दर्शाया गया है, ठीक है। कि जब भी कोई भी उत्पाद बनता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करके दर्शा देते हैं, ठीक है। चाहे वह अभिकारक में भी अगर दो पदार्थ होता है तो उसको भी बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं।
अब है, हमने अभी पहला एग्जाम्पल देखा था कि कार्बन का बाबू दहन, अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही चल रही, जो थर्मिक रिएक्शन ही चल रहा है, तो उसके अब दूसरा जो होता है एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्या और भी एग्जाम्पल है जिसमें क्या है कि उष्मा यानी कि ऊर्जा निकलती है? तो ध्यान दीजिए, जीवित जो होते हैं प्राणियों में शोषण जो होता है, रिस्पायरेशन जो होता है यानी कि सांस जो लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या सांस लीजिएगा तो वहां पर आपको गर्म जो होते हैं देखने को मिलता है ना, है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ऊर्जा मिली है, जिसके कारण ही तो CO2 जो है गर्म है। तो यहाँ पर देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने और विभिन्न क्रियाएं करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सही बात है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको अगर कोशिकाओं के लेवल पर जितने भी क्रिया करना है तो उसको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की जब बाबू आवश्यकता होती है तो उसमें ऊर्जा ऊष्मा जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो जितने भी होते हैं बॉडी के जो होते हैं काम उसको कर पाएंगे। पाचन के दौरान भोजन कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थों में, यानी कि कौन से पदार्थ जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज में टूट जाता है, और यह ग्लूकोज आंत के माध्यम से रक्त में पहुंचता है। यानी कि छोटी आंत में जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है 10th में ही पढ़ना है, आगे जब बायो में पढ़ाएंगे तो ठीक है उसमें। तो वहां पर आंत में अवशोषण होता है और रक्त में पहुंच जाता है। ठीक है, यह रक्त में लाल रक्त कणिका यानी कि RBC, ठीक है, ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, उन ग्लूकोज सबको जो होता है ऑक्सीजन को लेकर के ग्लूकोज तक पहुंचता है। ये सभी RBC जो होता है वो क्या करेगा, वह फेफड़ों से लेकर के ऑक्सीजन को पहुंचेगा कहां तक? ग्लूकोज तक। ग्लूकोज जो होता है कोशिका के अंदर तक पहुंच चुका होता है ब्लड की सहायता से। जो आगे ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा ऊर्जा बनता है। यही उष्मा ऊर्जा शरीर को गर्म जो होती है रखती है। ठीक है, हीट जो होती है वही बॉडी को जो होता है आपको बैलेंस करके रखता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण लिखे हैं, ये किसका है? तो ग्लूकोज का है बाबू। ठीक है, ग्लूकोज है, ये है ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि क्या होता है एक्वस रूप में होते हैं, और H2O जो होता है जल, वो किस रूप में होता है? द्रव रूप में होता है। सॉरी बाबू। तो यहाँ पर जो है हीट एनर्जी जो होती है इसके साथ भी निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकोज जो कि कोशिका के अंदर में पहुंच चुकी थी, वह आरबीसी के द्वारा, यानी कि आरबीसी में जो होते हैं हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसको लेकर के कहाँ तक पहुंचता है? कोशिका तक। और कोशिका में पहुंचा हुआ कौन है? ग्लूकोज है। वहां पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक्चुअल में जैसे जलता है ना, उसी तरीके से इसको एक तरह से जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जलने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ में जो होगा H2O यानी जल जो होता है वाष्प के लिक्विड के फॉर्म में जो होता है बनता है इसमें, और हीट जो होगा जो है निकलता है। तो ये देखिए शोषण के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि यहाँ पर हीट एनर्जी जो होती है निकलती है बाबू। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर तीसरा। इसी प्रकार जब पशुओं को गोबर या वनस्पति अपशिष्ट मतलब कि सराता है, तो वह भी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ध्यान में रखिएगा बाबू कि इसी प्रकार जब पशुओं का गोबर या वनस्पति यानी कि पत्तियां सब जब सड़ता है, तो वह भी जो होता है उष्मा ऊर्जा को मतलब कि उत्पन्न करता है। जैसे गोबर में अगर पैर रखा हुआ इकट्ठा है, गोबर को अगर पैर चला जाता है तो गर्म महसूस होता है। पत्तियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसमें अगर पैर चला जाए तो चाहे हाथ से अथी करिए तो गर्म महसूस होता है, क्योंकि वो सड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो सड़ता है, उस समय भी हीट उत्पन्न होती है इस प्रोसेस के अंदर में भी। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे वाले एग्जाम्पल को। नहीं,
एक मिनट बाबू। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल है बाबू प्राकृतिक गैस का दहन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस मुख्यतः जो होते हैं मीथेन, मीथेन उसमें जो होता है 70% से बनी होती है। शेष भाग में क्या होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, इथिलीन होता है और हाइड्रोजन होते हैं प्राकृतिक जो गैस होते हैं उसमें। ठीक है, एलपीजी जो गैस होते हैं वो प्राकृतिक गैस का ही एग्जाम्पल है। ये सभी गैस है वायु यानी ऑक्सीजन में जलती है, ये सभी जो होते हैं ऑक्सीजन में जलती है और उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए मीथेन जो है यहाँ पर पाया जाता है कि नहीं, नेचुरल गैस में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऑक्सीजन में जब जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल जो होता है लिक्विड रूप में मतलब कि बूंद बूंद के रूप में आ जाता है और क्या निकलता है, इसमें हीट जो होती है उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है इथेन है और इथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होते हैं जलाया जाता है तो इसमें भी क्या है, हीट जो होती है उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जितने भी ये यहाँ पर हो गया प्रोपेन है ये, ठीक है, ये है क्या मेथेन, मेथेन, एथेन है, ये हो जाएगा प्रोपेन और यहाँ पर हो जाएगा इथिलीन। ठीक है, इथिलीन है और एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस। तो सभी को देखें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है जलता है और देखिए तो यहाँ पर ऊर्जा मतलब कि हीट उष्मा जो होता है निकलते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, हीट का यानी कि उष्मा, हीट का मतलब हो गया हिंदी में उष्मा उसको कहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर तीसरा। अब जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हमने अच्छे तरीके से समझा है, उसको 3 को एग्जाम्पल के माध्यम से उसको अच्छे से समझने की कोशिश की है बाबू। अब है दूसरा, जो कि आपको पता है ऊष्मा जो होती है 2 तरीके से समझते हैं कि एक वह उत्पन्न करता है, दूसरा क्या होता है अवशोषण कर सकता है। यानी पहले से ऊष्मा थी बाद में अवशोषित हो गया उत्पाद बनने के बाद। अब पहले अगर ऊष्मा पहले से नहीं थी लेकिन बाद में जब उत्पाद बना तो ऊष्मा उत्पन्न हुआ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो कि ऊष्मा उत्पन्न करती है उसको बारे में अच्छे तरीके से हमने समझा। अब देखते हैं कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात कि यहाँ पर जो है ऊष्मा को जो है सो अवशोषित कर ली जाती है, उसको देखते हैं। तो बी नंबर है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, अवशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहले गर्म था अब हो गया है ठंडा उत्पाद बनने के बाद। उदाहरण के लिए देखें कि सभी अपघटन डिकम्पोजिशन यानी सड़ने वाला जो पदार्थ जो हो गया, अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा यानी कि ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में मतलब की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, जितने भी तोड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट सॉरी बाबू, यहाँ पर बगले में ही गैरेज है जिसके कारण वो बाइक बना रहे थे तो आवाज आ गई थी, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम समझा रहे थे आपको कि जितने भी अभिक्रियाएं जो है, जो बड़े बड़े जटिल अणु है, उसको तोड़ने के लिए जो होता है ऊर्जा जो होती है लगती है, और ऊर्जा लगती है तो बाद में वो जो होता है अवशोषित हो जाती है। एक मिनट बाबू, तो बाबू हम समझ रहे थे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो इसमें जो है बता रहे थे कि अपघटन जो अभिक्रियाएं होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। अब हम लोग जो है उदाहरण देख रहे हैं। फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा हीट,
ठीक है, इस पर दे दीजिए तीर के ऊपर में। तो देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड रूप में है, और जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ठोस रूप में, और यहाँ पर जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो है हीट जो था, पहले हम गर्मी जब दिए तो ये जो था हीट था, ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है कैल्शियम जो होता है ऑक्साइड क्या है, ठंडे रूप में। तो ये यहाँ पर अतः कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। यानी अपघटन कहने का मतलब होता है तोड़ना, अपघटन का अर्थ क्या होता है, तोड़ना, इसी को समझा रहे थे। अब है एग्जाम्पल नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण भी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उसमें भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से लिया जाता है, पौधे के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल होती है और प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो पहले तो हीट रहती है, लेकिन वो जब उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है, तो वहां पर देखते हैं कि जो वह गर्म नहीं रहता है, तो उस प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया को सामान्यतः अभिकारक पक्ष में रिएक्टेंट साइड में तीर से के जो होता है ऊपर में हीट या इसके रूप में जो होता है दर्शाया जाता है। ये हर एक चीज में हम समझाने के लिए लिखते जाते हैं बाबू आपको, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब है एग्जाम्पल नंबर 3 है उष्मा शोषी अभिक्रिया को समझने के लिए, ठीक है, और ये वाला लास्ट है इसका। जल के विद्युत अपघटन, यानी कि जल के विद्युत अपघटन होता क्या है बाबू, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जल के अणु विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके विघटित हो जाते हैं, विघटित मतलब कि टूट जाते हैं, और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, देखिए ये वाटर है, 2 मोल जो होता है मतलब कि जल लिया गया है, और यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा है, यहाँ पर क्या है, विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर 2 मोल जो है हाइड्रोजन गैस बना है और 1 मोल बना है ऑक्सीजन। देखिए H2O जो होते हैगा यहाँ पर टूटता है, हाइड्रोजन हो गया OH माइनस में हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH माइनस के रूप में, तो ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस है। फिर जाकर के इससे जो होता है इलेक्ट्रॉन हट करके ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर जो होते हैगा ये ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, और ये भी ऑक्सीजन जो होता है अलग हो जाएगा ये हाइड्रोजन बन के। तो ये 2 जो होता हैगा H2O एगो बना, ये भी जो होता है हाइड्रोजन का एगो बना H2 एगो बना, यानी कि 2 मोल हो गया क्या, हाइड्रोजन गैस, और ये जो होता है आपस में जो होता हैगा जुड़ जाते हैं, और O2 ये जो होते हैं माइनस माइनस में है, लेकिन ये आपस में जुड़ करके जो होते हैगा सहसंयोजन बंधन के कारण और क्या बन जाते हैं, O2 बन जाते हैं, जो कि एक मतलब कि 1 मोल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो होती है यहाँ पर विद्युत का पहले अपघटन होता है, जो अभी समझाए हैं वो विद्युत का अपघटन कैसे होता है, विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में, तब जाकर के ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जो होते हैं गैस बनते हैं। फिर आप रिवर्स भी कर देते हैं इसको फिर कभी, ठीक है। चौथा नंबर एग्जाम्पल जो है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया को समझिएगा। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले, ठीक है, ले लीजिए आप, उसमें अगर 2.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाले और कांच की एक छड़ से मिला दीजिए उसको, ठीक है, अच्छे तरीके से मिला दीजिए। कुछ समय बाद टेस्ट ट्यूब को छुइएगा, अब छुइएगा तो देखिएगा कि ये बहुत क्या हो गया है, ठंडा लगने लगी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का क्या हो गया है, अवशोषण हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र के माध्यम से भी समीकरण के रूप में समझाया गया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये है अमोनियम क्लोराइड। ऐसे भी इसको हमने जब पढ़े थे अवशोषी अभिक्रिया, उस समय भी पढ़ाए थे पिछले वीडियो में बाबू, ठीक है, याद होगा शायद। तो उसमें बताया था कि बेरियम जो हाइड्रोक्साइड जो होता है अमोनियम क्लोराइड से जो होते हैं अभिक्रिया करके, और क्या बनाता है, बेरियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, तो यहाँ पर बेरियम
हाँ ठीक है, अमोनियम जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है बनाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको देखें, ये अभी इम्पोर्टेंट जो होते हैं बात है, इसको समझिएगा नोट में यहाँ पर। अवक्षेप यानी कि पीपी प्रिसिपिटेट जो होता है बनी को नीचे की ओर तीर से दिखाया जाता है। अगर कहीं पर प्रिसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, तो उसको नीचे बगल तीर लगा करके दर्शाया जाता है। ठीक है बाबू, और द्वारा दर्शाया जाएगा। और गैस, अगर कहीं पर गैस बनता है तो वहां पर बनता है तो उस समय ऊपर की ओर तीर लगा करके दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर गैस बन रहा है तो इसको ऊपर की तरफ आप दर्शा सकते हैं, जिससे पता लगे कि गैस निकल रही है यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर। तो ये था उष्मा शोषी अभिक्रिया के ये महत्वपूर्ण जो है फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने अच्छे तरीके से समझा। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं पर उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी अभिक्रिया में कोई डाउट होगा। ठीक है, क्योंकि इतना ना एग्जाम्पल हमने लेकर के आपको समझा दिया है कि कोई डाउट ही बचा ही नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कतें होती है तो वो भी आप हमको बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए बाबू, है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। एक और बात आपसे पूछनी है बाबू कि क्या आपको लगता है कि कंटेंट बहुत ज्यादा लेकर हम आपको पढ़ा रहे हैं? तो समझिए बाबू, कंटेंट जो होता है बहुत ज्यादा नहीं है, आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से ही ले रहे हैं। बस उसको हम थोड़ा जो है सो मतलब कि डीपली जाकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है बातें, उसी को हम समझा रहे हैं अच्छे तरीके से अपने ही शब्दों में। तो उसको थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना होगा आपको। जब तक ले आप इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक ले आपको जो है 90+ मार्क्स आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से समझिए, एमसीक्यू को बनाइए। जो भी हम क्लास के रेगुलरिटी में जो क्लास होती है, आपको अगर देखते होंगे तो आप हर एक क्लास में देखिएगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको हम अगले वीडियो में फर्स्ट में उससे रिलेटेड जो होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे हम पूछते हैं। ठीक है, उसका आंसर भी बताते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में अगर पूछा हुआ उस टॉपिक से तो हम उसको भी आपको बताते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो फिर जो है यहाँ तक जब हम लोग वो टॉपिक पढ़े हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था आपको, फिर हम आपको अगले जो डे 5 का वीडियो आएगा उसमें आप देखिएगा एमसीक्यू। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको भरोसा रखना है, साल भर मेरे साथ बने रहिए और देखिए आपका अच्छा मार्क्स आएगा बाबू। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरणों का संतुलन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को समझते हैं बाबू। तो रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण, पहले तो उसको लिख लीजिए। अगर बैलेंस करना है आपको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण लिख लीजिए। अर्थात कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको शब्दों में लिख लीजिए, शॉर्ट में बताए थे आपको। अब है दूसरा, क्या करिए, अब रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से कंकालीय समीकरण स्केलेटन इक्वेशन को लिखिए। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि स्केलेटन समीकरण क्या है। तो स्केलेटन समीकरण को हम डायरेक्ट जो होता है सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा सूचित कर देते हैं, लेकिन वह जो होता है असंतुलित होता है, या उसको हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तीसरा जो है पॉइंट, हीट एवं ट्रायल विधि से समीकरण को क्या कर देना है, संतुलित कर देना है। तो क्या होता है हीट एंड ट्रायल विधि, इसको आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आगे है समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाए। अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए बताए थे 3 जो होता है स्टेप होते हैं उसमें, अभिक्रियाओं को और उत्पादों में भौतिक अवस्थाएं, दूसरा है आवश्यक परिस्थितियों, और तीसरा क्या है ऊर्जा परिवर्तन को भी दर्शाया जाता है। और रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हीट है यहाँ पर, और 250 डिग्री सेल्सियस से जो होता है कहाँ तक है, 400 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है यहाँ पर इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया है, कार्बन मोनो ऑक्साइड जो होते हैं गैस के जो होते हैं उपस्थिति में, इसको जो है 250 डिग्री सेल्सियस से क्या किया है, तो अच्छे से लिखते हैं इसको, तो हीट है यानी कि गर्मी दे रहा है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक बाबू। ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त जानकारी,
जैसे कि एग्जाम्पल को इसी को लेकर हम आगे समझेंगे बाबू, तो इसको एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण को जो होते हैगा द्वारा जो क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा है, उसको आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें उन पदार्थों के बारे में बताता है जो अभिक्रिया करते हैं, उन पदार्थों के बारे में बता रहा है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और भाग लेने के बाद जो मिलता है और जो उत्पाद बनते हैं, दोनों के बारे में जानकारी देता है। यह हमें रासायनिक अभिक्रिया में शामिल सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्रों के बारे में भी जानकारी देती है, बताती है कि नहीं बाबू। यह तीसरा पॉइंट में है कि यह सभी पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या के बारे में बताता है। हम जब किसी भी पदार्थ के अणु के बारे में लिखते हैं, सूत्र को लिखते हैं, तो पता चल जाता है कि इसमें इस सूत्र में जो होते हैं कितने मतलब की मात्रा में परमाणु है उपस्थित। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखे थे, एगो कार्बन है तो वो कितना है, क्या है, ऑक्सीजन। तो ये पता चला कि नहीं पता चला के बारे में जानकारी देता है। इस समीकरण में एक मोल अगर देखे, यहाँ पर भी देखा गया है कि इस समीकरण में देखे तो एक मोल क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, एक मोल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी एक मोल क्या है, कॉपर है, और एक मोल क्या है, तो CO2 गैस है। आगे अगर 2 लिखल हो या 3 लिखल हो तो हम 2 मोल पढ़ेंगे या इसको 3 मोल, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है आगे से लिखा हुआ, तो उसको एक ही मोल पढ़ेंगे, ठीक है। एक मोल को लिख भी सकते हैं या ऐसे ही दर्शा सकते हैं जैसे यहाँ पर दर्शाए हम, ठीक है। तो वही बातें जो है सो यहाँ तक में लिखी गया है। आगे समझते हैं कि और क्या जानकारी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त होती है। तो चौथा जो है पॉइंट में हम समझा रहे हैं बाबू कि और आगे क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो यह अभिक्रिया में शामिल सभी पदार्थों के द्रव्यमान को भी दर्शाता है। मानी द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताए थे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से समझाए भी थे अच्छे तरीके से। तो समझिए कि ठीक है, तो यह समीकरण बताता है कि कितना है, 79.54 ग्राम मतलब कि 54 ग्राम कॉपर ऑक्साइड होता है और 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 63.54 ग्राम कॉपर और 44 ग्राम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि आप ये भी देखिएगा कि लेफ्ट साइड जितना होता है उतना ही राइट साइड भी होता है। देखिए कॉपर जो होता है उसका कितना होता है बाबू कितना ग्राम होता है, तो कॉपर एक जो कॉपर होगा 63.54 होता है, ठीक है। और इस कॉपर की ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया तो आपको याद ही होगा, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराया गया था और क्या बना था वहां पर, तो यहाँ पर बना था वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना था और साथ में हाइड्रोजन कार्बन और कॉपर भी बना था, ठीक है। कॉपर उसमें पहले लिख दिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पहले लिख दिए, ठीक है। तो कॉपर का हो गया कितना 63, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए जोड़ के तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 7, 16, 63, 69, ठीक है। देखिए इतना ही दिया हुआ है, यानी कि इसका जो है सो यहाँ पर दे दिया गया है, इतना हो गया। अब हम निकालते हैं कार्बन, कार्बन का होता है 12 और इसका हो जाता है 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 12, 16, 28 ग्राम हो जाएगा और कार्बन का यहाँ पर 12 प्लस में 2 गो ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 गो ना, तो यहाँ पर 44 गो हो जाएगा, 44 ग्राम। प्लस में कॉपर का जानते हैं 63.54 होता है, तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा ही हुआ है वहां पर 107.54 ग्राम, इधर भी जोड़ के देखिएगा तो 107.54 ग्राम ही पूरेगा। यानी कि देख लीजिए लेफ्ट साइड में भी उतना ही है और राइट साइड में भी उतना ही ग्राम जो है सो जितना अभिकारक में अभिक्रिया में जो होता है
भाग लिया है उतना ही जो है उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, यह जो है सो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आपको समझाए थे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है। अब है 5वां पॉइंट, समझिएगा, यह अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड और कॉपर जो होते हैं ठोस अवस्था में है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं गैसीय अवस्था में है। तो ये भी हमें बताती है। छठा और लास्ट है, ध्यान दीजिए इसको, कि यह अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों को भी दर्शाता है। यह अभिक्रिया जो होता है आवश्यक परिस्थिति, यानी कि 250 डिग्री से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है, ये आवश्यक परिस्थिति है। अगर वो परिस्थिति को नहीं अपनाते हैं तो यह उत्पाद में बदल ही नहीं पाएगा। तो ये आवश्यक परिस्थिति को भी जो होता है, यानी कि इसके तापमान के बीच में इसको गर्म करना है, ये आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो ये भी हमको, यानी कि एक जो होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण से जो भी जानकारी थी बाबू, उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो और भी बेहतर से आपको इसको समझाए हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा जो है इससे समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में जो है बाबू इतना ही तक रखते हैं, और आगे के क्लास में हम लोग संतुलित जो होते हैं रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल लेंगे और संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण उसको देखेंगे। तो लास्ट मतलब कि डे 5 वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, और उससे एक न एक क्वेश्चन जो होता है, 1-2 क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है साथ में, और ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है बाबू, तो अच्छे तरीके से देखिए, और जो भी आपके रिलेटिव में है 10th क्लास में है उसको शेयर कर दीजिए वीडियो, अच्छे से उनको देखने के लिए कहिए, या साल भर मेहनत करने के लिए जरूर जो है सो हम लोग जो जितना मार्क्स के जो है 90+ मार्क्स स्ट्रेटजी जो है पकड़े हुए हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बाबू, गुड नाइट।